हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो AIoT की जो आज की क्लास है उसके अंदर हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 10 क्वेश्चन मैंने जीके के दिए थे, 10 रीजनिंग के दिए थे और 10 दिए थे आपको इंग्लिश के। तो फर्स्ट पोर्शन जो इंग्लिश का था वो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसका इंग्लिश लैंग्वेज का, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर। तो सिंपल सी बात है कि 2-3 यहाँ पर अगर आप लाइन देखेंगे, यानी कि जैसे 4 ऑप्शन है तो 2-3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिसके अंदर जो मीनिंग है वही, जो वर्ड मीनिंग है वही गलत हो जाती है डिलीशियस की। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आई वॉज लिकिंग माई लिप्स फॉर डिलीशियस आइसक्रीम, यानी कि मैं अपने जो होंठ है वो चाट रहा था आइसक्रीम काफ़ी स्वादिष्ट होने की वजह से। तो ये हो जाता है। अगला है देयर वाज डेलीशियस एरोमा। डेलीशियस यानी कि डेलीशियस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो जाती है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और थर्ड यहाँ पर है माय मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस चॉकलेट केक, मेरी मम्मी ने काफ़ी स्वादिष्ट केक बनाया। और फोर्थ है ग्रेनी सैड दैट रेड एप्पल आर वेरी डिलीशियस। डिलीशियस की स्पेलिंग गलत है, डिलीशियस की स्पेलिंग गलत है, डिलीशियस लिखा हुआ है। तो सेकंड और फोर्थ तो यहाँ पर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड में अगर कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की बात है। आई वॉज लिकिंग माई लिप्स फॉर डिलीशियस आइसक्रीम, यानी कि मैं स्वादिष्ट आइसक्रीम के लिए अपने होंठ चाट रहा था। अगर ये आ जाता है यहाँ पर कि वाइल आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम आई वॉज लिकिंग माई लिप्स, तो ये हो जाता करेक्ट, यानी कि आइसक्रीम खाते हुए होंठ चाट रहा था, दैट्स अ गुड। बट अगर ये ऑप्शन है कि भाई आई वॉज लिकिंग मैं होंठ पहले चाट रहा था, यानी कि तो और आइसक्रीम को सोच कर या आइसक्रीम खाने को लेकर, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर माई मदर्स प्रिपेयर डिलीशियस चॉकलेट केक, मेरी मम्मी ने तैयार किया काफ़ी स्वादिष्ट चॉकलेट केक, ये हो जाता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर कई सारे वर्ड हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो आप एग्जैक्टली पकड़ लोगे। जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत लगा था, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डिफेकैनेटेड जो वर्ड है ये स्पेल्ड रॉन्ग है, यानी कि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो एक बार ये तीनों वर्ड आप लोग गूगल कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, मैं यूज़ करता हूँ गूगल ट्रांसलेट। अब यहाँ पर फटाफट से मैं दिखा देता हूँ कि गूगल ट्रांसलेट कितना हेल्पफुल है। जैसे इस तरह की मीनिंग है। सबसे फर्स्ट वर्ड है न्यूपिटल, है ना, न्यूपटाइल है, ठीक है। इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर इसकी कुछ मीनिंग होगी तो ये वर्ड ठीक है। अब जैसे न्यूपटाइल का मतलब यहाँ पर शादी करके आया है, तो यानी कि ये वर्ड ठीक है। और इस तरह से अगर आप चारों देखेंगे तो इसमें आपको जो सेकंड वाला है वही रॉन्ग लगेगा, क्योंकि उसकी स्पेलिंग गलत है। अगले आ जाते हैं दोस्तों, थर्ड है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी कि इसमें से ये देखना है कि भाई चारों में से कौन सा है जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है ये पैसिव वॉइस में, शायद द लॉक हैज़ नॉट येट बिन रिपेयर्ड बाय लॉक स्मिथ। हाँ, ये पैसिव में है, इसको एक्टिव करना है, यानी कि लॉक जो है रिपेयर नहीं किया गया लॉक स्मिथ द्वारा। लॉक स्मिथ है एक रिपेयरिंग करने वाला। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है कि द लॉक स्मिथ डज नॉट रिपेयर द लॉक, यानी कि वो लॉक रिपेयर नहीं करता। ऐसा तो है ही नहीं, रिपेयर तो करता है बट उसने अभी तक नहीं किया है। नॉट येट, यानी कि अभी तक उसने लॉक रिपेयर नहीं करा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लॉक रिपेयरिंग नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है द लॉक स्मिथ हैज़ नॉट रिपेयर्ड द लॉक येट, ये ही ठीक है। वैसे तो आगे आ जाते हैं, थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। द लॉक स्मिथ इज़ नॉट रिपेयरिंग द लॉक येट, और लॉक स्मिथ ने रिपेयर नहीं कर रहा है अभी तक, यानी कि ये तब हो जाता है कि अगर हम यहाँ पर सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर थर्ड जो है वो भी गलत नहीं है। अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, द लॉक हैज़ नॉट बिन रिपेयर्ड बाय हैज़ नॉट येट बिन रिपेयर्ड बाय लॉक स्मिथ, यानी कि अभी तक तैयार नहीं किया गया है। तो इसी से अगर हम रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कि सेकंड वाला। थर्ड वाले में ये है कि अभी तक वो रिपेयर नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो पास में जा रहा है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, द लॉक स्मिथ हैज़ नॉट रिपेयर्ड द लॉक टिल देन, तो ये तो अलग ही हो जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है, सेकंड वाला राइट हो जाता है। आगे दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम को बोलते हैं मुहावरे। तो कुछ मुहावरे भी आपको याद करने हैं, जैसे एंटोनियम सिनोनियम्स मैंने बताए, तो एक दो मुहावरे आपको याद करने हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी बड़े लेवल का है। अगर काफ़ी बच्चों ने इसमें भी कुछ अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं तो अगर उनका वो ठीक रहता है तो फिर भी अच्छी बात है कि आप लोगों की तैयारी ठीक है। ए फ्लाई ऑन द वॉल, वॉल को कहते हैं दीवार, दीवार पर एक फ्लाई यानी कि एक मक्खी या फिर छिपकली, यहाँ पर किसी भी हम इंसेक्ट की बात कर सकते हैं, किसी भी कीड़े मकोड़े या कीट की बात कर सकते हैं। तो ये आ जाता है एन अनपर्सीव्ड ऑब्जर्वर, यानी कि एक वो बंदा, एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसकी हमने ड्यूटी फिक्स नहीं करी है बट वो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि सोसाइटी में कोई एक ऐसा बंदा है जो जिसका काम है लोगों की निगरानी करना, लोगों को देखना। जैसे कहता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोगों में से एक लोग ये वाला हो गया। अब जैसे जो भी अगर हम देखते हैं दीवार पर
कोई भी कीट है, छिपकली है या किसी भी तरह का कॉकरोच वगैरह है, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। बट ये क्योंकि वो एक एनिमल जो है बर्ड्स है, बर्ड्स की कैटेगरी में आता है वो, तो वो ये शो नहीं कर रहा है कि वो किसी को एक्सप्लेन कर रहा है। बट ये जो अगर ईडियम में लेते हैं तो ए फ्लाई ऑन द वॉल, यानी कि एन अनपर्सीव्ड ऑब्जर्वर, यानी कि अपर्यवेक्षित ऑब्जर्वर, निरीक्षण करने वाला, यानी कि जिसको हमने फिक्स नहीं किया है बट वो यहाँ पर देख रहा है। फिफ्थ है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो ये वाला काफ़ी अच्छा है। इफ़ वी डू नथिंग टू कर्ब द पोल्यूशन, अगर हम पोल्यूशन की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, आई गारंटी वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर, यानी कि हम दीवार का सामना करेंगे। तो ये तो गलत हो गया, इसकी जगह क्या आएगा वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा वो देख लेते हैं फटाफट। फेस द विंड, यानी कि हवा का सामना करेंगे। फेस द म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक का सामना करेंगे। फेस द डार्क, अंधेरे का सामना करेंगे। फेस द स्टिक, यानी कि लकड़ी का सामना करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सिचुएशन क्या है। अब लोगों सबको लग रहा होगा फेस द म्यूज़िक, ये तो राइट ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ मैंने भी आज ही देखी है। फेस द म्यूज़िक का क्या जाता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फेस द म्यूज़िक का दोस्तों यहाँ पर जाता है फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक। ठीक है, इसका एक किए का परिणाम भुगतो, यानी कि अगर अभी आप रोकथाम नहीं करोगे तो फिर किए का परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहो। ठीक है ना, ये हो जाता है। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एम्बल, एम्बल का मतलब क्या होता है और इसका पर्यायवाची ढूंढना है। तो जैसे बच्चों आपको नहीं पता, बट ये है कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जब आप रट लोगे, कम से कम 100 सिनोनियम्स और एंटोनियम्स अगर रट लेते हो तो ये आगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए काफ़ी टफ है, काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट ये कि अगर आप अभी का एग्ज़ाम दे रहे हैं AIIT वाला, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एम्बल का मीनिंग सर्च कर लेते हैं और उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, एम्बल का मीनिंग अगर यहाँ पर, वैसे तो काफ़ी बच्चे होंगे जिनको पता भी होगा, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि जो लोग AIIT का एंट्रेंस देने वाले हैं उसमें कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिलोंग करते होंगे साइंस स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स से, तो उनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक है तो वो कर लेंगे। बट जो आर्ट से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश का प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर एम्बल का मतलब होता है टहलना। तो टहलना मतलब धीमे धीमे टहलना होता है। तो जो वेंडर है इसका भी जो मीनिंग निकलेगा वो सेम से निकलता है। तो ये यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब आगे है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं और इसी से रिलेट करके हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका कौन सा जो है मीनिंग वो ठीक है। बेनेवोलेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये याद करने से, वैसे ये लेवल टफ़ है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये लेवल टफ़ है, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई। अब यहाँ पर भलाई अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो कंपेशन है, इसका मीनिंग निकलता है सेम टू सेम, सिनोनियम से राइट हो जाता है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है, हमें एक वर्ड चूज़ करना है कि कौन सा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। एवरीवन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल बी डैश इफ पीपल डोंट कंट्रोल द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की रोकथाम नहीं करोगे तो ये खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पर डेंजर्स मैं भी चूज़ करता हूँ और काफ़ी लोगों ने डेंजर्स भी चूज़ किया होगा या डेंजर्ड भी चूज़ करा होगा या फोर्थ वाला भी, बट यहाँ पर इंडेंजर्ड आएगा। जो मीनिंग का जो मतलब सेंटेंस है इसका मीनिंग निकलेगा वो इंडेंजर्ड में आएगा। इसकी आप जो है गूगल ट्रांसलेट वगैरह करके इसका पूरा मीनिंग भी समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू यू माइंड मी टू बीइंग हेयर वाइल यू आर वर्किंग, यानी कि ये कि अगर क्या आप माइंड करोगे, क्या आप को थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया, परेशानी हो गया, माइंड करोगे अगर अब मैं आपके पास आऊँ, डू यू माइंड मी, मैं मतलब आपके पास रहूँ या आपके पास आऊँ आपके काम करते हुए। यानी कि ऐसा होता है ना कि जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कोई बंदा मेरे पास आ रहा है तो वो ये पूछ रहा है कि सर क्या आपको दिक्कत तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ आपके काम करते हुए, आप माइंड तो नहीं करते। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन ठीक है जो यहाँ पर अंडरलाइन करी हुई है, तो इसमें है यू माइंड मी टू बीइंग, यानी कि यहाँ पर है यू माइंड मी टू बीइंग। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर हम क्या हटा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन फिट कर सकते हैं। तो जो इसका मीनिंग निकलेगा वो थर्ड वाला है, यू माइंड मी बीइंग, यानी कि टू यहाँ पर से हटा दिया जाएगा तो ये ऑप्शन जो है यानी कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिनाउंस, रिनाउंस का यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर फोरसेक है, फोरसेक का मतलब भी त्यागना होता है, छोड़ देना होता है, सेम सा रिनाउंस का निकलता है। तो ये इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद फटाफट आ जाते हैं हम यहाँ पर रीजनिंग पर। रीजनिंग करने के बाद फिर हम फटाफट आ जाएंगे, ये दोस्तों रीजनिंग है, इसके बाद फटाफट जी के आएंगे और ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर है अप्रोच को अगर लिखा जाता है 11616181513 और अप्रूवल को ये लिखा जाता है, तो पूल को क्या लिखा जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अप्रोच में देख लो ए
यानी कि अगर हम ए को काउंट करते हैं कि कौन से डिजिट पे आता है, यानी कि अल्फ़ाबेट में 26 डिजिट होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर से काउंट करते हैं कि 26 नंबर होते हैं। तो ए जो है वो फर्स्ट एक नंबर पे आता है, पी जो है वो 16 नंबर पे आता है। तो ए के बाद 16 है, फिर दोबारा 16 है क्योंकि 2 बार पी है, फिर आर है, फिर ओ है, फिर ए है, फिर सी है, फिर एच है। तो इस तरह से ये मीनिंग निकलता है। अप्रूवल का भी ये सेम से निकलता है। तो आपको स्टार्ट में देखना है कि पी जो है 16 पे स्टैंड करता है ना, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर ओ देख लेते हैं, ओ कितने पे स्टैंड करता है, ओ पी, ओ करता है 15 पे स्टैंड। और पूल में देख लो 2 बार पी है तो 2 बार 15 आ गया, और एल स्टैंड करता है 12 पे। तो यहाँ पर मतलब नंबर वाइज कह रहा हूँ मैं आपको, जैसे ए 1 पे स्टैंड करता है, बी 2 पे करता है, सी 3 पे करता है, डी 4 पे करता है ना, ई 5 पे करता है। तो इस हिसाब से देखना है पूल, पी कितने पे स्टैंड करता है, ओ कितने पे स्टैंड करता है, ओ कितने पे स्टैंड करता है, और एल कितने पे स्टैंड करता है। ये ऑप्शन जो है आपका आ जाएगा। दोस्तों सेकंड वाला ये मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, और ये आपके सामने आया तो कर लेंगे आप लोग। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। यानी कि जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर जो स्टार है इसकी जगह यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर जो प्लस माइनस के साइन है वो यूज़ करना है, और बोर्ड मास का नियम यूज़ करना है। बोर्ड मास समझ गए होंगे सभी कि भाई पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी कि पहले करनी है भाग, फिर करनी है गुणा, फिर करना है जमा, फिर करना है घटा। तो इस तरह से आ जाएगा। तो सेकंड वाला है बिल्कुल ठीक है। जैसे 14 पंजे 70, ठीक है, और 70 + 40 - 76। तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे तो ये 35 आएगा, और इक्वेशन के बाद 35 है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इन सभी के फ़ोटो मैं सेंड कर दूंगा। ऐसी थर्ड वाला है, थर्ड वाला भी सेम तरीके से होगा, इसकी फ़ोटो मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। और यहाँ पर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज़। अब 78 के बाद 112 है, फिर 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या आएगा, फिर 50 है, फिर 140 है। देखो दोस्तों 78 है, 78 से पहले यहाँ पर इन्होंने 14 कम करा है, एक छोड़कर 14 कम है तो 64 आया। फिर 64 में अगर हम 14 कम करते हैं तो एक छोड़कर 50 आ गया, ये तो हो गया। 112 में उल्टा करा इन्होंने, 112 में 14 ऐड करा है तो 126, 126 में 14 ऐड करा है तो 140। समझ गए, ये इसकी फ़ोटो आ जाएगी। तो 126 इसका राइट आंसर है। अब R इज़ कोडेड एज 87 एंड नोट इज़ कोडेड एज 4197। तो कैट कैसे डिकोड किया जाएगा, ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें नो नोट आंसर दिया हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा। एक यहाँ पर क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने अपने स्टूडेंट हैं उनमें से पूछा, तो एक ने मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करी है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, जैसे ARE है, ये स्टैंड करता है 87 पे। ये क्यों स्टैंड करता है, 1 का आ गया, ए का ए स्टैंड करता है 1 पे, तो ये जैसे मैंने बता दिया। R स्टैंड करता है 18 पे, ये हो गया, और E स्टैंड करता है 5 पे। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए आपस में, 90 आया, 90 में 3 माइनस करें 87 आ गया। NOT नोट, यानी कि N स्टैंड करता है 14 पे, O स्टैंड करता है 15 पे, T स्टैंड करता है 20 पे। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करी 4200 आया, इसमें से 3 माइनस करा 4197 आ गया। इसी तरीके से कैट में करना है। कैट ABC, C स्टैंड करता है 3 पे, A स्टैंड करता है 1 पे, T स्टैंड करता है 20 पे। तो ये आ गया 60, 60 में से 60 में से 3 गए, यहाँ पर आ गया 57। तो ये आ जाता है आपका यहाँ पर 57 वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस। ये वाला सेम सा, ये आपको कर लोगे। और यहाँ पर एक कवरेज ब्रेवरी में आता है, यानी कि बहादुरी से रिलेट करता है, यानी कि कवरेज यानी साहस, और ब्रेवरी यानी बहादुर। सिनिस्टर का मतलब पाप होता है, पाप या कोई भी दुष्कर्म, उसी से रिलेटेड ये आ जाता है। ओमिनस यानी कि अमंगल, कोई भी काम अशुभ काम कोई भी, इस तरह से आ जाता है। ये ग्राफ मैंने दिया नहीं था क्योंकि इसकी फ़ोटो जो है वो, यानी कि जब मैं इसको कॉपी कर रहा था तो तैयार नहीं पाया था। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिव नंबर। यानी कि इसमें कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पर 458 है, 462 है, 446 है, 482 है, और क्वेश्चन मार्क है, और 518 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 418। वो कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों क्या निकाला है इन्होंने। 458 है, इसमें +4 किया और 462 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर इन्होंने 2 का स्क्वायर लिया है, 2 दूनी 4, इसको प्लस करना है। 462 के बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिया है, और यहाँ पर इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिया है, प्लस कर दिया है, 8 का स्क्वायर लिया, माइनस कर दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये देख लेना आराम से, नहीं तो फोटो भी सेंड कर दी जाएगी आप लोगों के साथ। आगे आ जाते हैं दोस्तों, इसको क्या करना है, सिंपल सी बात है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में स्टार्ट जो होते हैं वर्ड वो ऐसे होते हैं, ABCD से स्टार्ट होते हैं।
ए के बाद भी सबसे स्टार्ट कैसे होते हैं, ए के बाद अगर ए आएगा तो स्टार्ट होगा, ए के बाद बी, सेकंड नंबर पे ए के बाद सी। ठीक है, मतलब समझ लो सीक्वेंस होता है डिक्शनरी का। ये मैं वीडियो में बता दूंगा कि डिक्शनरी का सीक्वेंस क्या होता है, तो आप लोगों को आसानी होगी। ये वाला भी सेम सा है और अगला वाला भी सेम सा है, तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड है। ठीक है, 9 वाले का और 10 वाले का है, 10 वाले का सेकंड है। तो ये इंग्लिश हो जाती है हमारी। अब फटाफट से हम यहाँ पर जीके देख लेते हैं। जीके देख लेते हैं। मैथ के मैं सवाल आपको भेजूंगा, ठीक है। मैं और हो सका तो हम कल क्लास करेंगे, क्योंकि आज क्लास हो नहीं पाई, तो कल की क्लास में कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सदीर। यानी कि सदीर के नाम से कौन सा जो है नृत्य जाना जाता है, और जो मंदिरों को डेडिकेट किया जाता है, डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स, तो ये है भरतनाट्यम। सेकंड वाला है, विच लेवल ऑफ द फूड चैन इंक्लूड्स मिलीपेड, स्प्रिंग टेल्स, वुड लाइस, डंग फ्लाइज एंड स्लग्स। यानी कि खाद वाद जब भी क्या होता है, जब भी हम कोई पौधा या फसल बोते हैं, तो जो खाद वाद डालते हैं, गोबर खाद, खाद्य पदार्थ जो भी डालते हैं, कोई भी दवाई कह लो, केमिकल कह लो, तो वो कौन सी स्टेज होती है, कौन सा लेवल होता है, वो होता है डेट्रीटिवोस। ठीक है, ये ऑप्शन होता है डेट्रीटिवोस। और सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैविंग एटॉमिक नंबर 3 सॉफ्ट सिल्वरी मेटल विद वेरी लो डेंसिटी विद दैट रिएक्ट्स वाइग्रोसली विद वाटर एंड कोरोड्स क्विकली इन एयर। ये थोड़ा सा मेरा क्योंकि इंग्लिश मैं आपको बता दूं, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको मीनिंग पता होती है, मैं यहाँ पर मेरी प्रोनाउंस थोड़ी सी गलत हो सकती है। इसका ऑप्शन लिथियम ठीक है। अगला आ जाता है, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील विद ऑल द एग्जीक्यूट पावर ऑफ द गवर्नर। यानी कि जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल है, उसकी शक्तियों का उल्लेख जो है भारत के कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद आर्टिकल 154। अगला है दोस्तों, विच वाटर बॉडी कवर एन एरिया ऑफ, ये दे रखा है, एंड मेक अप ओनली 4.3% ऑफ द ग्लोबल एशियन ओशियन। ये आर्कटिक ओशियन जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद के थोड़े से ऑप्शन जो है आपके सामने वो मैं दिखा देता हूँ, जो कि आसान से हैं। और जैसे ये एक दो और देख लेते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर रोट द ऑटोबायोग्राफी नेम प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसने लिखी है ऑटोबायोग्राफी में? साइना नेहवाल का नाम आ जाएगा यहाँ पर। और जो मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ वो ये थे जो मैंने सेंड किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, यानी कि राजकोषीय घाटा। किसी भी राज्य सरकार में जो घाटा होता है वो कैसे होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा होता है, टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग, यानी कि जो उधार देकर, उधार जो है वो हटाकर उनके पास वो टोटल रिसिप्ट, यानी कि उतने पैसे वो वसूल नहीं पाते। मान के चलो भाई मेरा खर्चा है 20,000, ठीक है, मान के चलते मेरा खर्चा 20,000 है, और मैंने उसको दे दिया भाई, किसी को मैंने वो 6,000 रुपये उधार दे रखे हैं, ठीक है। फिर भी मुझे अर्निंग इतनी करनी है, यानी कि अपने से मतलब मुझे कमाने हैं, टोटल रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए मेरी, वो 20,000 के इक्वल होनी चाहिए। मैं उधार ना लूँ तब भी, अगर मैं उधार नहीं ले रहा और फिर भी उधार नहीं लेता हूँ और फिर भी मेरे पैसे 14,000 ही हैं, तो मेरे को घाटा हो गया। समझ रहे हो? एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। वो ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर उधार देने के बावजूद भी सरकार की आमदनी इतनी हो कि वो मैनेज कर ले, बैलेंस कर ले, तब राजकोषीय घाटा नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में राजकोषीय घाटा हो जाएगा। विच हु इज़ द ऑथर ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवेल लज्जा। लज्जा की कौन है राइटर? वो है तस्लीमा नसरीन। एक कार्ड ऑफ विच कलर इज़ यूज टू वार्न अ प्लेयर इन फुटबॉल। फुटबॉल में प्लेयर को वार्न करने के लिए कौन सा कार्ड यूज़ किया जाता है? येलो। अगला है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग द रिसिप्ट ऑफ टॉप 4 सिविलियन अवार्ड नेमली पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ये सारे दिए गए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है खुशवंत सिंह द्वारा, तो यहाँ खुशवंत सिंह राइट आंसर है इनका। और हॉकी फील्ड का डायमेंशन देख लो, 91.4 इंटू 55 मीटर, तो ये हो जाता है 55 मीटर। 91.4 इंटू 55 मीटर, ये हो जाता है हॉकी का डायमेंशन। तो ये था, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आप लोग डाल देना कि जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी, अभी जो मैंने आपको पेपर दिया था उसमें। और बाकी कल की क्लास में ना मैं कुछ रीजनिंग के कुछ सवाल आपको कराऊंगा, इसमें से देखते हैं कि क्या क्या आपको कराना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।